हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का ईवीएस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है। उसकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो थी वो हमने बताई, जिसमें हम आपने आपको सिलेबस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर अप कराए थे। आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे, ठीक है, कि आंसर किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो एक तरीके से ये जो वीडियो ये होने वाली है, हाउ टू राइट आंसर इन योर एग्जाम हॉल, ठीक है, कि आप अपने एग्जाम हॉल में आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उस बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है हमारे चैनल पर, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक हम लोग ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे एग्जाम के दौरान, ताकि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ सकें। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। डी यू एस एल एनसीबीएम में तीनों में सेम है ये आपका। और सेकंड सेमेस्टर ईवीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो था उसके क्वेश्चंस है। और इस साल ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इनके हमने आंसर भी आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 1, जो था वो आपका कंपलसरी था। कंपलसरी का मतलब कि वो क्वेश्चन आपको करना ही था अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, तो छोड़ना नहीं था। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें का और खा दो पार्ट दिए गए हैं। का वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई थी या समझौते हुए थे उनको आपको क्या करना था, मिलान करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे हमने मिलान करके दिखाया है। जैसे कि UNFCCC, ये आपका खा वाले सेक्शन से मिलान होता है, जिसमें लिखा गया है जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करें और ग्रीन हाउस गैस को विनियमित करने के लिए UNF ट्रिपल सी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CITES, सिटीज बनाया गया है, जो कि जैव विविधता का संरक्षण और इसका सतत उपयोग सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद UNCCD बनाया गया है, जिसका काम क्या है, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करना। कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी चाहिए होगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली जाकर इंग्लिश में यही जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही आप इंग्लिश में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार CBD आता है, जिसका काम क्या है, जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना, ये उसका काम है। फिर आ जाता है आपका लास्ट में रामसर सम्मेलन जो हुआ था, वो हुआ था आर्द्र भूमियों का संरक्षण और आर्द्र भूमियों का जल पक्षी आवास का संरक्षण, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मिलान करने वाला। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, उसमें आपको सही गलत के लिए भी पूछा गया था, मतलब राइट ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं वो पूछे गए थे, ठीक है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट थी कि गौरा देवी ने राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। गौरा देवी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, बिश्नोई आंदोलन से नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौरा देवी जो थी वो चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। वो पेड़ को बचाती थी, और ना कि बिश्नोई लोगों के साथ, जो बिश्नोई है उनके बिश्नोई आंदोलन के साथ, जिनका काम था इन्वायरमेंट को भी बचाना और जानवरों को भी बचाना। सेकंड आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि सभी आक्रामक प्रजातियां विदेशी होती हैं, लेकिन सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती। ये क्या बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा में पूछा गया, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐतिहासिक पेरिस शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये वाले बात सही है कि भाई पेरिस शिखर सम्मेलन आंदोलन, वो शिखर सम्मेलन जो था वो आपका वर्ष मतलब साल 2015 में आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की रामसर कन्वेंशन के हिस्से के रूप में CFC के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये बात क्या है? ये बात गलत है। CFC पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंध लगाया गया था, ना कि रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा CFC के ऊपर प्रतिबंध जो होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो लगाई गई थी। मैंने आपको पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, तो वो नहीं होगा क्योटो प्रोटोकॉल, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। पांचवा जो आपका आता है वो आता है कीस्टोन प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली बात आपकी गलत है और ये वाली बात आपकी गलत है। पहली और जो चौथी थी वो गलत है, बाकी सारे आपके सही है। तो ये हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको जो बड़े आंसर आते हैं वो लिखने कैसे हैं, ठीक है। लिखने का एक आंसर का तरीका होता है, तो वो आप यहाँ पे समझिएगा। अगर आप यही आंसर का तरीका फॉलो करते हैं अपने एग्जाम में, हर एक आंसर को लिखने के लिए, अगर बड़ा आंसर है, ठीक है, तो इजिली आपको फुल में से फुल जो मार्क्स हैं वो आराम से मिल जाएंगे बिना किसी इशू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भाई इनके बीच में क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। कोई दो के ऊपर आपको लिखने थे। तो पहला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाम क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जो कि था 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि था 1997 में, ठीक है।
वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये दोनों जो है प्रोटोकॉल्स लाए गए। जबकि दोनों वायुमंडल संरक्षण पर केंद्रित थे, वे दायरे, उद्देश्य और लक्षित प्रयासों पर भिन्न है। ठीक है, जब दोनों का काम क्या था कि भाई वायुमंडल का संरक्षण करना, सेफ्टी करना, परंतु इनके जो लक्ष्य थे वो अलग थे। ठीक है, इनके जो उद्देश्य थे वो अलग थे। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताया, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले भाई पहलू तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, उद्देश्य क्या था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे कि ओडीएस, जैसे सीएफसी, हेलोन, कार्बन कार्बन ट्रैक्लोइड, ठीक है, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। वहीं अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन को कम करना, जिसमें आपका CO2 आ जाता है, CH4 आ जाता है, N2O आ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये दो गैस होती है। ये अभी अपनाने का किस साल में आया था? ये आया था 1987 में, और 1989 में इसे लागू कर दिया गया था। 1997 में आया था और 2005 में इसे लागू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर कई सारे देश थे जिन्होंने उस समय सिग्नेचर नहीं करा था। ठीक है, कि भाई जब मीटिंग हुई तो कहा गया कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल है, अगर सभी लोग मान जाते हैं तो हम लोग इस चीज को जल्द से जल्द करेंगे। तो 1997 में आया, पर कंट्रीज जो थी उनको कई साल लग गए उसके ऊपर साइन करने में, क्योंकि भाई वो कंट्रीज, उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा CFC जो फ्लोरोकार्बन हो गई, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उत्सर्जित हो रही थी। तो कंपनी जो कंट्री थी वो चाहती नहीं थी कि साइन करना, पर एट द एंड कई कंट्री जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उन्होंने इसमें सिग्नेचर किया। लक्षित पदार्थ की अगर हम बात करें तो ओजोन क्षयकारी रसायन जो कि CFC या फिर HCF है, उसको रिलीज करते हैं। ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मतलब निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, नाइट्रस निकलती है, और ऑक्साइड आदि निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें भाई कानून की, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी ODS के चरणबद्ध है। ठीक है, कानून कानूनी बाध्यता के बारे में बात करें तो भाई कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी ODS के चरणबद्ध समापन के लिए समय सारणी के साथ, भाई समय सारणी, एक टाइम टेबल बना दिया गया कि भाई इस चीज को फॉलो करिए और हम इतने लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारी गैसेज हैं जो कि नहीं चाहिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कम कर सके। ठीक है, तो टाइम दिया गया था। कानूनी रूप से बाध्यकारी विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के साथ। फिर सफलता की बात करें तो बहुत सफल, वैश्विक स्तर पर वो जो ODS था वो 98% तक कम हुआ था, जिससे ओजोन परत दोबारा से बनकर तैयार हो गई। वहीं बात करें तो मिश्रित सफलता रही थी। यहाँ पे सफलता जो थी वो मिश्रित थी। विकसित राष्ट्रों ने लक्ष्य हासिल के लिए जो विकसित देश थे, ऐसे देश जो कि डेवलप्ड हैं, उन्होंने लक्ष्य हासिल किए, लेकिन जो वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही, उदाहरण के लिए अमेरिका, चीन और की भागीदारी नहीं थी इसमें। ठीक है, तंत्र की अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय कोष को विकासशील और ODS से दूर जाने में मदद करता है। ठीक है, वही बात करें दूसरे की, तो कार्बन कार्बन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त क्रियान्वयन, JIE, सही है सर चीजें। ठीक है, वैश्विक प्रभाव आप ये ऐसे बता सकते हैं, और वर्तमान स्थिरता आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको पैराग्राफ के तौर पे भी लिखते हैं इन पॉइंटों को, तो भी आपका जो आंसर है काफी अच्छे से लिख जाएगा, और आपको जो फुल में फुल जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी क्वेश्चन में आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, समझ आ गया क्या क्या करना है? सबसे पहले आप देंगे परिचय। परिचय के बाद देंगे आप मुख्य उत्तर बिंदु, मतलब मेन आंसर जो है आपका 6-7 पॉइंट जो है मेन आंसर के वो आप बता देंगे, और उसके बाद आप देंगे लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, जितना भी हमने ऊपर बताया उसको छोटे से शब्दों में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है, जिससे कि क्या हो कि लास्ट में आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाए। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपसे पूछा गया है भाई राष्ट्रीय उद्यान बनाम प्राणी उद्यान। ठीक है, सबसे पहले आप परिचय दे देंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप मेन जो उत्तर है वो दे देंगे, जिसमें पहलू राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी उद्यान के बारे में बात करें। पहलू क्या है भाई? राष्ट्रीय उद्यान या फिर प्राणी उद्यान। इसमें ये सारे हमने पॉइंट दे रखे हैं कि भाई प्राथमिक उद्देश्य क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्राथमिक उद्देश्य लिखा हुआ है। मतलब मेन जब काम शुरू किया गया था तो क्या उद्देश्य रखा गया था सबसे पहले वो। फिर कानूनी स्थिति के बारे में बात करिए, मानव हस्तक्षेप के बारे में बात करिए, क्षेत्र और स्थान के बारे में बात करिए, वन्य जीवों के बारे में बात करिए, जनता की पहुंच कहाँ तक है उस बारे में हमने बात करी है, संरक्षण फोकस, आर्थिक गतिविधि, भारत के उदाहरण के रूप में, ये हमने सारे के सारे जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाए, अदरवाइज आप लोगों के जो नंबर है वो काफी हद तक कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग इसको डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं। सेम आंसर यहाँ पे, सेम आंसर वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको लास्ट में निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष देना होगा। उसके बाद आपका
निष्कर्ष हो जाता है। फिर आता है गाँव वाला के चिपको आंदोलन बनाम साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में आपको बात करनी है। गाँव वाले में आपसे पूछा गया है चिपको आंदोलन बनाम साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे परिचय कि भाई चिपको आंदोलन के बारे में और साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में थोड़ा सा 5-6 लाइनों का, मैंने तो यहाँ पे 3 लाइनों का लिखा है, आप 5-6 लाइनों का जो है थोड़ा सा परिचय दे देंगे। कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। और साइलेंट वैली कब हुआ था? 1970 से 80 के दशक के बीच में हुआ था। और पर्यावरण के आंदोलन थे और पारिस्थितिक संतुलन, जो संतुलन है को खतरे में डालने वाली विकास परियोजनाओं का विरोध करते थे कि भाई कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि क्या कर सकता है, पारिस्थितिक तंत्र को चेंज कर सकता है, उसमें संतुलन में बदलाव ला सकता है, ठीक है, तो उसको ये रोकने का काम करते थे। अब यहाँ पे हमने उसके बारे में पॉइंट भी बताया, तो आप डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं कि भाई पहलू क्या था, चिपको आंदोलन था और साइलेंट वैली आंदोलन था। ठीक है, कब से कब तक हुआ, तो यहाँ पे टाइम लाइन भी दी गई है। प्राथमिक क्या काम था भाई, कहाँ पे सबसे पहले चालू हुए थे, तो ये भी हमने बताया। फिर मुद्दे क्या थे, ठेकेदारों द्वारा निर्माणों का विरोध करना। ठीक है, फिर नेतृत्व में वही गौरा देवी आती है, चंडी प्रसाद आती है, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, और अगर हम साइलेंट वैली में वाली की बात करें, तो यहाँ पे आपके भाई केरल के सार्थ साहित्य परिषद, एक जन, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। फिर पहलू में यहाँ पे चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली मतलब नाम लिखा गया है और कंप्लीट करा है विज्ञान आंदोलन। मुख्य नारे क्या था, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, या फिर साइलेंट वैली बचाओ, ये उसके मुख्य नारे थे। पद्धति क्या है, पारिस्थितिक महत्व क्या है, परिणाम क्या निकलकर सामने आए, यहाँ पे परिणाम भी लिखे हुए हैं। भाई इतनी मेहनत लोगों ने करी तो क्या परिणाम निकलकर सामने आया। फिर वैश्विक प्रभाव क्या रहा और सांस्कृतिक महत्व क्या रहा, ये भी हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का गा वाला पार्ट। यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष कम से कम निष्कर्ष 6 से 8 लाइन का आपको लिखने की कोशिश करनी है। 6 लाइन का तो कम से कम लिखिएगा ही। ठीक है, जितना भी आपको ऊपर बताया ना, उनको बस कुछ कुछ पॉइंटों में बांट कर यहाँ नीचे पैराग्राफ बना देना है 6 से 8 लाइन का। ठीक है, तो आपका कंप्लीटली जो निष्कर्ष है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था कि भाई निम्नलिखित पर व्याख्यानात्मक नोट्स लिखिए। यहाँ पे आपको नोट्स राइटिंग के लिए कहा गया, टॉपिक दे दिया गया है, नोट्स राइटिंग के लिए कहा गया है किन्हीं दो। पहला टॉपिक था आपका भारत में गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट और गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सीधा नोट्स बनाने के जो तरीका हमने यूज करा है वो हमने मेन आंसर वाला यूज करा है कि भाई सबसे पहले हम परिचय दे देंगे कि भाई गिद्धों की जो आबादी है वो घट क्यों रही है, उसके बारे में हमने 2-4 लाइनों में बताया है। उसके बाद हमने मुख्य उत्तर जो है वो लिखा है। पहला, गिरावट के कारण। गिरावट के कारण क्या है, जो आबादी है वो गिर रही है, उसका कारण क्या है, तो पहला पॉइंट हमने ये बता दिया था। सेकंड पॉइंट हमने ये बताया, तीसरा, चौथा, और ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए। फिर गिद्धों की पारिस्थितिक महत्व के बारे में हमने बात करेंगे, भाई पारिस्थितिक तंत्र में गिद्धों का काम क्या है। ठीक है, गिद्ध क्या करते हैं भाई, शवों को साफ करते हैं। जैसे कि कोई एक तरीके से कोई जानवर मर गया तो उसको खा लेंगे, कोई आदमी की बॉडी पड़ी है उसको खा लेंगे, ठीक है, कोई पक्षी की बॉडी पड़ी है उसको खा लेंगे। तो एक तरह से क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, प्रकृति में सफाई कर्मचारी के रूप में वो काम करते हैं। गिद्ध जो शव बॉडीज होती हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और जिससे रोग जो फैलते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कि रेबीज हो गई, कोई कुत्ता मर गया रोड पे, ठीक है, उसको क्या था कि रेबीज थी। ठीक है, अगर कोई और कुत्ता आके उसे काट लेगा या उसका मांस खाएगा तो क्या होगा, उस कुत्ते को भी रेबीज हो जाएगा, क्योंकि रेबीज क्या होती है, फैल जाती है ऐसे। अब गिद्ध जो है वो उसको खा लेंगे तो रेबीज फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ एथ्रिंकस जो है एक बीमारी है वो भी रुकती है। ठीक है, पोषक चक्र जो चक्र है उसको भी संभालते हैं और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट हमने गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के बारे में बताया, जैसे जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, और रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स द्वारा पिंजौर हरियाणा में इसकी हुआ था। इसका काम क्या था कि भाई कैद में जो गिद्ध हैं, ठीक है, उनका प्रजनन कराना और जंगल में उन्हें छोड़ना ताकि आबादी और ज्यादा बढ़ सके। सफेद पीला गिद्ध हो गया, ठीक है, भारतीय गिद्ध हो गया, या फिर पतला चोंच वाला गिद्ध हो गया, ये उनके टाइप है। फिर प्रजनन सफलता में यहाँ पे सफलता के बारे में बताया गया, भाई 2023 तक 400 से अधिक गिद्धों ने क्या करा था, प्रजनन कर लिया था। ठीक है, सेक्सुअली होकर नए नए अंडे दिए, ठीक है, जिन अंडों से नए गिद्ध निकले, तो ये सारी चीजें। ठीक है, फिर ये और ये हमने गिद्ध को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे भी बताया है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि चुनौतियां क्या आई थी, और पांचवा पॉइंट आता है कि वैश्विक मान्यता क्या है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये हमने 5 पॉइंट बताया, उसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष आपके लिए लिखना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग इजिली इन लाइनों को पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और साथ के साथ आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर डायरेक्टली इन नोट्स को भी वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। हमने पूरे नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए है। ठीक है,
खा वाले में आपका क्या दिया गया कि मानव जनसंख्या वृद्धि का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में आपको नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले हमने परिचय दे दिया, ठीक है, जो परिचय में मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है इस टॉपिक के बारे में वो हमने दे दिया। फिर हमने मुख्य उत्तर में आए तो पहले हमने मानव मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करी थोड़ी सी, जैसे भीड़ भाड़ और रोगों का फैलाव हो रहा है, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो रही है, वायु और जल प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं है लोगों की, ठीक है। फिर दूसरा हमने बताया पर्यावरण पे इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले संसाधनों की कमी हो रही है, फिर दूसरा प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों की वजह से, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वो उतनी ज्यादा किसी कारण से क्या करेगा, पॉल्यूशन जो है उसे फैलाएगा। पॉल्यूशन फैल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे घर के अंदर पॉल्यूशन फैल रहा है कि आपके घर के अंदर, नहीं, वो समाज में हर एक व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रदूषण है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक चुनौती है, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, फिर उसके बाद जैव विविधता का नुकसान के बारे में बात करेंगे। भूमि क्षरण का मतलब है कि भाई जो मिट्टी है वो खराब हो रही है, ठीक है। फिर जल संकट ये भी एक दिक्कत है। तीसरे में आप बता सकते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में हमने यहाँ बात करी है, तो बेरोजगारी, शहरीकरण, लिंग असमानता, संघर्ष का पलायन, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप एक बार रीड करिएगा और इन्हीं को डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको जो फुल में से फुल नंबर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है। फिर चौथे में हमने निवारण रणनीतियों के बारे में बात करते हैं कि इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग 6 से 7 कोई भी पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन कर कर आगे बढ़ सकते हैं, आपको फुल में से फुल जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बस आपको 6 पॉइंट कौन से लिखने हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निवारण की जो रणनीतियां हैं उनकी बात करें तो परिवार नियोजन और शिक्षा, सतत संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु कार्रवाई और न्याय संगतता वितरण, तो ये सारे पॉइंट आपके आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका निष्कर्ष, इस क्वेश्चन का कंप्लीट निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आप बस जो भी मैंने आपको बताया ऊपर वो सारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, आप लोग इजिली लिख पाएंगे और अच्छे से जो नंबर है वो गेन कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। गा में आप देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समाज की क्या भूमिका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है कि भाई पर्यावरण को बचाने में बिश्नोई जो समाज है उसने क्या रोल प्ले करा है, तो वो सबसे पहले आप परिचय बता देंगे उसके बारे में। उसके बाद मेन उत्तर में आएंगे तो पहला मूलभूत सिद्धांत भाई गुरु जम्भेश्वर का उपदेश, जीव दया पालनी, मतलब सभी जीवों के ऊपर दया करो, रुख रखे पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, ठीक है। और 29 अध्याय इसके बारे में बात करेंगे। फिर वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करी गई है, ठीक है, उनका ये काम था तो ये इन्होंने करा है। अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण करा है, काले हिरण को सबसे ज्यादा बचाया उन्होंने, ठीक है। विष्णु जी ने क्या करा, हिरण जो थे और काले हिरण जो थे उनको ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करी है। उसके बाद जो अन्य प्रजाति आ जाती हैं जिसमें भाई नील गाय और हिरण, विष्णुई ने क्या करा, इनको भी सुरक्षित करा है, ठीक है। चमड़े का उपयोग नहीं, जानवरों का नुकसान पहुंचने वाले किसी भी सामान को बेचने के लिए मना है, और दूसरा वो खुद भी यूज नहीं करते, ठीक है। वन्य संरक्षण के बारे में बात करी है, फिर सतत कृषि के बारे में बात कर ली है, ठीक है। फिर समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं, मान्यता और प्रभाव के बारे में बता सकते हैं, 6 पॉइंट। और लास्ट में आप बता सकते हैं चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां आई थी इन सारे कामों में, तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। वन टाइम वीडियो को पॉज करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि भाई वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों को संक्षिप्त में आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। वैश्विक तापमान, पूरे विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है वो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन, पूरे पूरे क्वेश्चन में आप जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर सकते हैं, तापमान में वृद्धि किन कारणों से हो रही है उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने भाई इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। प्राथमिक कारण क्या है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस है वो ज्यादा से ज्यादा निकल रही है चीजों में से, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रही है और पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। फिर वनो वनोन्मूलन के बारे में बात करी गई है कि भाई कार्बन सिंक की कमी है, भूमि का उपयोग में बदलाव आ रहा है, जैव विविधता के ऊपर नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तीसरा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा शहर बस रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, या तो फसलें काट दी जा रही है, अदरवाइज जो तापमान है वो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर चौथे में कृषि और पशुधन के बारे में, पांचवें में परिवहन के बारे में, छठे में अपशिष्ट प्रबंधन, जो गंदगी होती है उसको कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करिए, और सेवंथ में हमने प्राकृतिक कारण बताया जैसे कि गौण योगदान करता, इसके बारे में हमने यहाँ बात करी है, तो ये हो जाता है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन,
ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाले पार्ट में कि कृषि और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आलोचनात्मक क्या करना है, परीक्षण करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूरे पूरे क्वेश्चन का, उसके बाद मेन पॉइंट में आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई फसल, ठीक है, फसल उत्पादन में कमी हो जाती है, तो वर्षा पैटर्न में चेंज आ जाता है, कीट और रोग, जो रोग है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मृदा क्षरण होती है, सॉरी मृदा क्षरण मतलब मिट्टी को हानि पहुंचती है, ठीक है, उनके बारे में बात करी गई है। फसल पैटर्न में बदलाव आ जाता है, फिर पशुधन की कमजोरी और फिर आर्थिक नुकसान, ये सब चीजें। दूसरे में आप जलवायु सॉरी जल संसाधनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं उस चीज के वो बता सकते हैं। ग्लेशियर जल रहे पिघल रहे हैं, ठीक है, भूमिगत जल में कमी हो रही है, जो जमीन के नीचे पानी है उसमें कमी हो रही है, नदियों का प्रवाह कम होने लगा है, समुद्री स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। तीसरे में आप यहाँ पे अनुकूल और समान रणनीतियों के बारे में बात करें तो जलवायु लचीले कृषि के बारे में बात करिए, जल संरक्षण, नीति हस्तक्षेप, समुदाय आधारित, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप बिना किसी दिक्कत के आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट इन्हीं जो पॉइंट्स हैं पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, और अच्छे से जो आंसर राइटिंग है इन पॉइंट्स के थ्रू ही आप लोग लिख कर आ सकते हैं। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है पूरे के पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पर्यावरण न्याय से आप क्या समझते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ जांच करें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत में पर्यावरण न्याय को बढ़ावा देना में कैसे अपना योगदान ले देता। सबसे पहले देंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने किसके बारे में बात करी, पर्यावरण न्याय के बारे में बात करी है, ठीक है, और न्यायाधिकरण के बारे में हमने यहाँ पे बात करी, ये होगा। उसके बाद मुख्य आंसर में आप सबसे पहले लिखेंगे पर्यावरण न्याय के सिद्धांत के बारे में, पर्यावरणीय अन्याय के उदाहरणों के बारे में, ठीक है, जिसमें आपका कई सारा आ जाता है, जैसे औद्योगिक प्रदूषण में हस्तक्षेप पर समुदाय, ठीक है, या फिर आपका सेकंड आ जाता है कोयला बनाम कोयला खनन और विस्थापन। अगले में आ जाता है जल प्रदूषण और उसके अगले में आ जाता है जलवायु परिवर्तन की कमी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन न्यायाधिकरण है, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे पॉइंट देख सकते हैं, स्थापना का उद्देश्य क्या था, मुख्य विशेषताएं क्या निकल कर आती हैं, फिर एनजीटी के ऐतिहासिक मामले पर न्याय जो है न्याय को बढ़ावा देते हैं, तो उसके बारे में बात करिए। यहाँ पे पहला आपका ये देख सकते हैं यमुना नदी प्रदूषण, ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स संरक्षण, प्लास्टिक जो थी उसका अपशिष्ट प्रबंधन करना, और नदी तटों पर रेत खनन, मतलब रेत जो है नदी है उसे निकाल निकाल कर फेंकी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ठीक है, और पानी जो है वो अपनी दिशा जो है वो बदल रही है, ठीक है। पांचवा पॉइंट एनजीटी द्वारा समान की जाने वाली चुनौतियां, ठीक है, सामना की जाने वाली, पहले है सीमित प्रवर्तन, जन जागरूकता, राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव, नीति निधि की कमी, और फिर अधिकृत क्षेत्र का ओवरलैप। 6 पॉइंट में पर्यावरण न्याय का मुद्दा करने के लिए आगे का रास्ता, ठीक है, न्याय को जो है मजबूत करने के लिए, ताकि पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा हो सके उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एनजीटी को मजबूत करना, समुदाय सशक्तिकरण, कॉर्पोरेट जवाबदेही, और अगला आ जाता है जलवायु परिवर्तन, तो ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं, ये आपका निष्कर्ष आ जाता है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वो हमने यहाँ पे कवर कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डायरेक्टली जाकर इन्हें क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बार बार पॉज करके अच्छे से इन क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास चांस है, आप इस रूप से पढ़ सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट तो स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारी साइट collegeMaterial.in जो है वो अवेलेबल है, जाके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।